मालकन उम्र पर गई तो अपनी 14 साल बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नर्म नर्म सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए कि मालकन की बेटी उस रात मालकन उम्र पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती है, करमू, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजिम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकन मुझे प्यार से करमू ही कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकन के घर मुलाजमत पर था, इसीलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख करमू, अपनी बेटी हिना को मैं घर पर ही छोड़े जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना किसी नींद में चलने की आदत है। मैं इस बात में सर हिलाने लगा कि जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में हिना 14 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली। मालकन की अकलौती बेटी थी, इसीलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुट्टे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकन, मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकन ने मुझसे की, मैं तो दंग सा रह गया था। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी हिना के साथ ही सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकन की यह बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकन एक बेवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी ज़मीनें थीं जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडों से पाला था। जब मैं मालकन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक हयात थे। उन्होंने तो मालकन को हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे वो मालकन से। मोहब्बत की शादी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। हिना की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में एक्सीडेंट हो गया। मालकन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती, वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू ही से मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसीलिए मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले तो मालकन बेतहाशा रोई, मालिक को याद कर करके, लेकिन फिर उनका दिल हिना के साथ लग गया। मालकन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकन ने फिर यही किया था। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था, तमाम मुलाजमीन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मैं मालकन का सबसे ज्यादा वफादार और बाएतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देख रेख भी मालकन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकन को देता था। इस साल मालकन के वालिदैन उम्रे पर जा रहे थे, इसीलिए मालकन ने कहा कि वो भी उम्रा करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर्स थे और इसीलिए मालकन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसीलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकन मुझे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर उम्रे पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था, हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं करना था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी घर पर देख लूं। मैंने पुरसुकून सांस खींच के लिया और मजे से अपनी दोनों टांगें सामने रखे शीशे के सेंट्रल टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में पकड़ा और एलईडी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से लुत्फानंदोज हुआ भी नहीं था जब कमरे का दरवाजा खुला और हिना लाउंज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, करमू के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो अम्मी के आते ही उन्हें लगाऊंगी। कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पांव पसार कर बैठे थे? यह सुनना था कि मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, खुदा के लिए मालकन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। हिना माथे पर तीवरी चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है इस घर की मालकन मैं हूँ, इसीलिए जो मैं कहूंगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर रखा और सर झुका लिया। जी जी, क्यों नहीं, छोटी मालकन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी भी मालकन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से जिद हो जाता था। वो मुझसे बाजार के कोई 4 चक्कर लगवाती थी। कहती थी, जाओ तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा मुलाजिम।
मालकन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी जो थी। मुझे ही कहती, जाओ करमू, जो छोटी मालकन कहती है वो कर दो। चाय का कप बावर्ची लेकर आया तो मुझे बादब खड़ा देखकर तमस्कुराना हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बड़ा रोब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा था। बावर्ची ने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वो बड़े मजे से हिना पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो हिना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो करमू? अम्मी ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनना था कि मुझे मालकन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से हिना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती। घर में मुलाजमा भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला लें। कहने लगी, अम्मी ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे सख्त बेचैनी से शुरू हो गई थी। हिना अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लैंप ऑफ कर दिया था। कमरे में इस वक्त खूब अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का ना था। मुझे मौलाना साहब की एक बात याद आने लगी जो कि मैंने जुम्मे के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हूँ तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को हिना के साथ सुलाती। कमरे में मलकजी सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी हिना पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नजरें टिक सी गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल नन्ही परी सी। एकदम ही मैंने अपनी नजरें बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। मुंह में अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि हिना नींद में ही थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठा, उस कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ हिना को अकेले मत भेजना, इसीलिए जब हिना तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। उसके बाद में जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदुम आई, कहाँ पिसी, क्या हुआ क्या नहीं, ये हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। इन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि हिना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी हिना को स्कूल से लेने नहीं जाएगा, और ये मालकन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा घन चक्कर बना कि मेरे जहन से ये बात यकसर निकल चुकी थी। 12 बजे हिना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकन का था। मैंने बेनियाजी से फ़ोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे हिना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल ही भूल चुका था। मैंने कहा, मालकन, वो मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकन कहने लगी, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकन की छुट्टी हो गई है? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकन तो तुम्हें सब मुलाजमों पर सरदार बनाकर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन बातों का खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे हिला कर रख दिया था। मालकन क्या कही थी, सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे, वरना इनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ हिना ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, अम्मी को आने दो, तुम्हारे कान न खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसीलिए मैं चुपचाप करके सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी खुशखबरियों में मसरूफ थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं इन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकन के बिना बौखला कर रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाकर रात तुम में थक चुका था। जब मैं हिना के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं लाउंज में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी हिना के कमरे के बाहर खड़ा और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइटें जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बैरूनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे के अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सोचे हिना के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाजें आने लगी तो हिना शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, अम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल
मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ हिना के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर में खड़ा ये इंतज़ार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊँ। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं हिना के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को हिना के कमरे में चला गया। और उस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो हिना नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो हिना वहां भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम मुलाजिमीन को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरा रंग फक हो चुका था। मालकन उसे मेरे भरोसे पे छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजिमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को हिना के कमरे के बाहर देखा था। अब भागता हुआ किचन में गया था, शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकन को फ़ोन किया और सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागम भाग बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखे उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची हिना के मुंह पर हाथ रखी जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा रहा है। उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ में गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता उस तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने हिना को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी और ये देखकर मेरा तो खून खौल उठा। मैंने न आओ देखा और न ताओ और उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए हिना मेरे साथ लग गई, बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकन भी वापस आ गई थी। मालकन हिना को साथ लगाया और रोने लगी और मुझसे कहने लगी मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की